हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरे इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन बताने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा कम से कम 5 से 10 नंबर इंप्रूव होगा ही होगा। अगर तुम 60 लाने वाले होगे तो तुम एग्जाम में 70 लेकर आओगे। अगर तुम एग्जाम में 70 लाने वाले होगे तो तुम एग्जाम में 80 लेकर आओगे। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैं तुम्हें हर एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आज इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। और साथ ही साथ तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे हर सेक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि कैसे तुम लोग सिर्फ 3 घंटे के अंदर अपने पूरे इंग्लिश के पेपर को खत्म कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, ये इंग्लिश एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ना इंग्लिश का पेपर सबसे ज्यादा लेंदी आता है। चाहे तुम फिजिक्स का पेपर उठा लो, चाहे तुम मैथ्स का पेपर उठा लो, इंग्लिश से ज्यादा लेंदी कोई भी दूसरा पेपर नहीं आता है। हाँ, डिफिकल्ट आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे लेंदी की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, लेकिन वो टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पाते, उनका काफी सारा क्वेश्चन छूट जाता है। एंड ये हर साल होता है। तुम लोग अपने आप को एक्सेप्शनल मत समझना। अपने एग्जाम में ना ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना कि तुम्हें जल्दी से इंग्लिश का पेपर को खत्म करना है। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बचा कर रखना है। और हाँ, एडुकेशन भैया ऐप में जो नोट्स है ना, वो मैं 2 दिन के लिए फ्री कर रहा हूँ। जो भी बच्चे मुझे 8 और 9 मार्च को एडुकेशन भैया ऐप को रेट करके इस ईमेल आईडी पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना, उन सबको एडुकेशन भैया ऐप के नोट्स फ्री में मिलेंगे। हाँ, ट्रस्ट में सबको मिलेंगे, तुम्हें कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। और बाकी जो एडुकेशन भैया का कोर्स है वो ऑलरेडी मैंने 999 से हटाकर 199 कर दिया है लास्ट के 3 दिनों के लिए, 8, 9 और 10 मार्च के लिए। अगर तुमने अभी तक एडुकेशन भैया ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाके कर लो। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, मुद्दे पे आते हैं। देखो, तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, वो 3 घंटे का होता है। कोई भी पेपर 3 ही घंटा का होता है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं? इसमें 3 सेक्शन आता है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। ठीक है। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है? रीडिंग सेक्शन में तुम्हारा 2 पैसेज होता है। एक पैसेज 12 मार्क्स का होता है और एक पैसेज तुम्हारा 10 मार्क्स का होता है। टोटल जो तुम्हारा अनसीन पैसेज होता है वो 22 मार्क्स का आता है। इसके बाद आता है तुम्हारा राइटिंग सेक्शन, जिसे हम फ्री के मार्क्स बोलते हैं। क्योंकि राइटिंग सेक्शन में क्या होता है ना, तुम्हें बस फॉर्मेट पता है, तुम्हें ये पता है कि बॉडी के अंदर क्या लिखना है, तो तुम इजीली पूरे नंबर ला सकते हो। राइटिंग सेक्शन में किसी का मार्क्स कटता ही नहीं है, अनलेस तुमने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया और मेरे वीडियोस को नहीं देखा है, तो वो अलग बात है। ठीक है। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है तुम्हारा नोटिस राइटिंग का। नोटिस राइटिंग से तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से तुम्हें कोई एक ही अटेम्प्ट करना होता है। जो भी तुम्हें इजी लग रहा है वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और नोटिस राइटिंग से जो क्वेश्चन आता है ना, वो 4 मार्क्स का होता है। इसके बाद इन्विटेशन एंड रिप्लाई से तुम्हारा 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें से तुम्हें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आता है जिसमें से तुम्हें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, और ये भी तुम्हारे 4 मार्क्स का आता है। तो कितना मार्क्स हो गया? नोटिस राइटिंग का 4 मार्क्स और इन्विटेशन एंड रिप्लाई का 4 मार्क्स। रुको मैं क्लीन कर देता हूं। इसके बाद फिर लेटर राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन से, ठीक है, लेटर टू एडिटर से और जॉब एप्लीकेशन से एक एक क्वेश्चन आता है, जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट कोई एक ही करना होता है। या तो तुम लेटर टू एडिटर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो तुम जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी तुम्हें इजी लगता है वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये आता है तुम्हारे 5 मार्क्स का। ठीक है। इसका मतलब भैया, क्या हम लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में से कोई एक पढ़ के जा सकते हैं? हाँ, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि दोनों ही पढ़ के जाओ। मैंने पहले भी बताया, इसका रीजन ये है ना कि मान लो अगर तुम लेटर टू एडिटर पढ़ के गए और लेटर टू एडिटर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा हार्ड आ गया इन द सेंस, लेटर टू एडिटर के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो तुम्हें समझ ही में नहीं आ रहा। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम इसे अटेम्प्ट कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम गलती करोगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि दोनों ही टॉपिक को पढ़ लेना। एग्जाम टाइम में जो इजी लगता है वो तुम सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद देखो कितना मार्क्स हुआ? 5 मार्क्स इधर, 4 मार्क्स इधर, 4 मार्क्स इधर, 8 मार्क्स इधर, 5 मार्क्स इधर। ये तुम्हारा हो गया 13 मार्क्स। ठीक है। बचा हुआ जो तुम्हारा 5 मार्क्स है वो आता है तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग से। अगेन यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिए जाते हैं। आर्टिकल राइटिंग से एक क्वेश्चन होता है और रिपोर्ट राइटिंग से एक क्वेश्चन होता है। तुम्हें इन दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना होता है, और तुम जिसे जिसे भी अटेम्प्ट करोगे वो 5 मार्क्स का होता है। इस तरह से राइटिंग सेक्शन में तुम्हारे 18 मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं। इस तरह से तुम्हारा राइटिंग सेक्शन भी खत्म होता है। लिटरेचर सेक्शन आते हैं, थर्ड सेक्शन, जो कि तुम्हारा 40 मार्क्स का आता है। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर इस बार के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सट्रैक्ट बेस से 16 मार्क्स के क्वेश्चन थे। हालांकि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में भी एक्सट्रैक्ट बेस से इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन आए, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार चेंज कर दिए जाते हैं। हो सकता है लॉन्ग आंसर्स थोड़े ज्यादा आ जाए, हो सकता है शॉर्ट आंसर्स ज्यादा आ जाए, लेकिन ये मैं बस तुम्हारे सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 3 एक्सट्रैक्ट थे, एक एक्सट्रैक्ट 6 मार्क्स का था, एक 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का। ठीक है। एक्सट्रैक्ट पढ़ के तुम्हें क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। इसके बाद 10 मार्क्स का तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, और फिर दो ठो तुम्हारा क्वेश्चन था, वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही था। इसके बाद थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। थीम बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है सर? थीम बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के एक टाइप होते हैं।
चाहे थीम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, चाहे पैरेलल क्वेश्चंस हो गया, चाहे कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, चाहे डायरी एंट्री वाला क्वेश्चंस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ही टाइप होते हैं। तो टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि रीडिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, राइटिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, लिटरेचर सेक्शन में हर तरह के क्वेश्चन आंसर्स को कैसे लिखना है, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आता है उसे कैसे लिखना है, जो 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, जो थीम बेस्ड क्वेश्चन आता है, चाहे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, और इस 3 घंटे के अलावा जो 15 मिनट मिलता है ना तुम्हें स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम मिलता है ना, पेपर दिए जाते हैं 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, उस टाइम को भी कैसे यूटिलाइज करना है स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहले क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उस टाइम तुम्हारे पास 15 मिनट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस 15 मिनट को तुम कैसे यूटिलाइज करोगे। तो उस 15 मिनट के 8 से 10 मिनट में तुम क्या करोगे ना, तुम क्वेश्चन पेपर को ऊपर ऊपर से रीड कर लोगे। और ऊपर ऊपर से रीड करके तुम क्या पता करोगे, तुम ऊपर ऊपर से रीड करके ये पता करोगे कि कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करना है। मतलब कि तुम इस 8 से 10 मिनट में ये डिसाइड कर लेना कि इस पेपर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। तुम्हें पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, या फिर नोटिस राइटिंग में 2 क्वेश्चन दिया जाता है उसमें से तुम्हें कोई एक करना होता है, इन्विटेशन में 2 क्वेश्चन दिया जाता है उसमें से तुम्हें एक करना होता है, जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर में तुम्हें कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो तुम्हें जैसे ही पेपर मिलता है ना, तो इस 8 से 10 मिनट में ये पता लगा लेना कि तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। जब तुम आंसर्स लिख रहे होगे ना, तो ये बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। तुम जब लिखते जाओगे तुम्हें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, और तुम गलती से 2 क्वेश्चंस को लगातार लिखना स्टार्ट नहीं कर दोगे। ये गलती मैंने खुद अपने एग्जामिनेशन में करा था। मैंने गलती से 5 के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे, बल्कि मुझे अटेम्प्ट कोई 4 ही करना था, और इस वजह से मेरे भी मार्क्स गए थे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये गलती करो। तो स्टार्टिंग के जो 8 से 10 मिनट होंगे वो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, और जो जो क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करना है उसे मार्क कर लेना है। अब बच जाते हैं तुम्हारे 5 से 7 मिनट। तो ये 5 से 7 मिनट में तुम क्या करोगे, इन 5 से 7 मिनट में ना जो तुम्हारा पहला अनसीन पैसेज होगा, 2 अनसीन पैसेज मिलते हैं, तो जो पहला अनसीन पैसेज होगा उसके क्वेश्चंस को पढ़ लेना। अनसीन पैसेज को मत पढ़ना, उसके क्वेश्चंस को पढ़ लेना। कई बार क्या होता है ना, बस क्वेश्चंस पढ़ करके तुम्हें आंसर पता चल जाता है। कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने लॉजिकल और कॉमन सेंस वाले होते हैं कि उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में ऐसा होता है। अगर तुमने मेरा अनसीन पैसेज वाला वीडियो देखा होगा तुम्हें पता होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि मेरे अनसीन पैसेज वाले वीडियो को देखकर आ जाओ, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम अपने 15 मिनट को यूटिलाइज करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं हमारे 3 घंटे पर। जो हमें 3 आवर्स मिलता है ना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, उसे कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे कैसे हर सेक्शन को अटेम्प्ट करना है वो देखते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, अब तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे अनसीन पैसेज के, उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। दूसरा प्रॉब्लम जो अनसीन पैसेज में पढ़ते वक्त बच्चों को आता है वो ये प्रॉब्लम होता है ना कि उन्हें अनसीन पैसेज में बहुत सारे हार्ड वर्ड समझ में नहीं आते। उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। इसलिए जब भी वो बच्चे अनसीन पैसेज को पढ़ रहे होते हैं वो बीच बीच में कई बार रुकते हैं, जिस वजह से उन्हें पूरा अनसीन पैसेज समझ में नहीं आता है और उन्हें बार बार अनसीन पैसेज को पढ़ना पड़ता है, जिससे उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और तब भी उन्हें अनसीन पैसेज समझ में नहीं आता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम 5-6 बार अनसीन पैसेज को पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ही होगा। तो भैया ऐसे केस में क्या करना है, हमें कीवर्ड्स नहीं पता है तो हम क्या करें। तो मैं सिंपल सा बोलता हूं, जो भी तुम्हें कीवर्ड्स और हार्डवर्ड्स नहीं पता है ना, तुम उसे इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। एंड ट्रस्ट मी, ये ट्रिक काम करता है। तुम्हें ना कभी भी अनसीन पैसेज को पढ़ते वक्त ना बीच में रुकना नहीं है। अगर तुम्हें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, ब्ला ब्ला करके आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ जाओ, और इस तरह से एक बार पूरे अनसीन पैसेज को पढ़ लो। ट्रस्ट में तुम्हें अनसीन पैसेज का 80 to 90% कंटेंट समझ में आ जाएगा। बट हाँ, अगर तुम एक जगह रुकते हो और उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो तो इससे तुम्हें अनसीन पैसेज भी समझ में नहीं आएगा और तुम बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए हमेशा हार्ड वर्ड्स को इग्नोर करना है जो तुम्हें नहीं पता है। अगर तुम्हें वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो ऐसे भी कोई जादू वादू होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट कॉपी द लाइंस फ्रॉम पैराग्राफ टू योर आंसर। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर पैसेज से ढूंढकर डायरेक्टली लिख देते हैं। लेकिन तुम्हें डायरेक्टली नहीं लिखना है। सीबीएसई ने भी ये चीज कहा है कि अगर तुम डायरेक्टली पैराग्राफ से आंसर को चेपोगे, यानी कि तुम डायरेक्टली अगर पैराग्राफ से लाइन निकालकर लिख दोगे, तो उसमें तुम्हें पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। तुम्हें आंसर्स को हमेशा अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखना होता है। पैसेज बस हेल्प के लिए होता है, वहां से डायरेक्ट आंसर नहीं चेपना है। पैसेज से बस तुम्हें हेल्प लेना है, वहां से आंसर को समझना है और फिर अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे अनसीन पैसेज के लिए। अब भैया हमारे पास ना 2 अनसीन पैसेज होते हैं, तो हम दोनों अनसीन पैसेज को कितना टाइम दे। देखो,
एक अनसीन पैसेज को तुम्हें 20 मिनट देना है। अगर तुम्हारे पास 2 अनसीन पैसेज है तो तुम्हें कितना देना है? 40 मिनट्स। मैक्सिमम 40 मिनट्स ही देना है। तुम्हें रीडिंग सेक्शन को ना 40 मिनट्स के अंदर खत्म करना है। अगर तुम 30 मिनट्स के अंदर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा लोगे तो आगे तुम कोई ना कोई क्वेश्चंस छोड़ दोगे। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। अब देखो, राइटिंग सेक्शन को कितने देर में खत्म करना है? तुम्हें राइटिंग सेक्शन को ना 50 से 55 मिनट में खत्म करना है। भैया इतने कम टाइम में राइटिंग सेक्शन कैसे कंप्लीट होगा, मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में तुम्हें नोटिस राइटिंग से क्वेश्चन दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से तुम्हें कोई एक अटेम्प्ट करना है। तुम नोटिस राइटिंग को क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में अटेम्प्ट करोगे? इसी फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है। ऑब्वियसली तुमने मेरा नोटिस राइटिंग का वीडियो देखा होगा, तुम्हें पता होगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमने मेरे नोटिस राइटिंग का वीडियो नहीं देखा है। फॉर्मेट देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा प्रॉपर्ली मेरा डेडिकेटेड वीडियो देख लो, नोटिस राइटिंग को कैसे लिखा जाता है, बॉडी में क्या क्या कॉमन लाइंस है जो तुम लिखकर आ सकते हो अपनी एग्जामिनेशन में, ताकि तुम फुल में फुल नंबर ला सको। इसके बाद जैसे ही तुमने नोटिस राइटिंग लिखा, इसके बाद तुम्हें इन्विटेशन राइटिंग से क्वेश्चन दिया जाता है। 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से तुम्हें कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। यहां पर मैं तुम्हें इन्विटेशन राइटिंग का फॉर्मेट इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इन्विटेशन राइटिंग के अंदर टोटल 5 फॉर्मेट आते हैं। 2 फॉर्मल इन्विटेशन का, एक इनफॉर्मल इन्विटेशन का, और 2 होता है रिप्लाई वाले इन्विटेशन का। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इन्विटेशन राइटिंग का फॉर्मेट नहीं दिखा रहा हूं। अगर तुम्हें देखना है तो मैंने अभी जस्ट इस वीडियो से पहले इन्विटेशन एंड रिप्लाई का एक वीडियो अपलोड करा है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि तुम्हें इन्विटेशन राइटिंग को कैसे लिखना है, क्या क्या कॉमन लाइन से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। इस वीडियो से जस्ट पहले वही वीडियो आया होगा, जाकर देख लो। ट्रस्ट मी, 4 में 4 नंबर पूरे आएंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हें 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक जॉब एप्लीकेशन का और एक रिलेटेड टू एडिटर का। जॉब एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है, तुम देख सकते हो, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, तुम्हें सब कुछ पता ही होगा। सब्जेक्ट लिखते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं। देखो सैल्यूटेशन में ना सर मैडम भी चलेगा, लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट ये होता है कि तुम रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखो। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। अगर तुम्हें सामने वाला का जेंडर पता है, सपोज वो मेल है तो रिस्पेक्टेड सर लिख देना, अगर वो फीमेल है तो रिस्पेक्टेड मैम लिख देना। अगर तुम्हें जेंडर नहीं पता है तो तुम सिंपल लिखना रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। सिंपल सी बात है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद वही कॉमन लाइंस क्या होते हैं, बॉडी में क्या लिखते हो, कंक्लूजन में क्या लिखते हो, लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और उसके बाद अपना नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, वो सारी चीजें तुम लिख देना। इसके बाद जॉब एप्लीकेशन के अंदर 2 पेजेस होते हैं। एक तो तुम्हें वही जो मैंने अभी दिखाया फॉर्मल लेटर राइटिंग का, और दूसरा जो पेज होता है वो होता है तुम्हारा बायोडाटा का। बायोडाटा में तुम क्या लिखते हो? अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, अपना एज, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रेफरेंस, एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीजें तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद अगर तुम्हें जॉब एप्लीकेशन अटेम्प्ट नहीं करना है, तुम्हें जॉब एप्लीकेशन की जगह पर लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो लेटर टू एडिटर का ये फॉर्मेट होता है, बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। वही सेंडर नेम, डेट, द एडिटर, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर मैडम, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये जो कॉमन लाइंस है। देखो मैंने ऑलरेडी इन सारे का डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। तुम्हें सिंपली सर्च करना है, कोई भी टॉपिक लगाना, सपोज जॉब एप्लीकेशन बाय एजुकेशनल भैया, लेटर टू एडिटर बाय एजुकेशनल भैया, नोटिस राइटिंग बाय एजुकेशनल भैया, रिपोर्ट राइटिंग बाय एजुकेशनल भैया, आर्टिकल राइटिंग बाय एजुकेशनल भैया, तुम्हें सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बहुत प्रॉपर्ली, बहुत डेडिकेटेड वे से बना रखा है। इसके बाद फिर तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग का। आर्टिकल राइटिंग का ये फॉर्मेट होता है, अगर तुम्हें आर्टिकल राइटिंग अटेम्प्ट करना है तो तुम इस फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग अटेम्प्ट करना है तो पहले तुम्हें ये देखना होगा कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग है या फिर मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट अलग होता है। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग है या फिर मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग है, तो एक बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूं, ये याद रखना, अगर कुछ भी नेगेटिव या फिर मिसहैप से, बुरी चीजों से रिलेटेड चीज है तो वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग में आएगा, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया वगैरह वगैरह। वहीं पर अगर कोई अच्छी चीजों के ऊपर बात हो रही है, बहुत बड़ा इनॉग्रेशन है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अच्छा चीज होने वाला है, तो उस केस में मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है। बहुत सिंपल है। देखो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग का ये फॉर्मेट होता है, हेडलाइन लिखना होता है, बायलाइन लिखना होता है, साइड में प्लेस डेट लिखना होता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में तुम क्या क्या लिख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ। कोई भी इंसिडेंट हुआ तो इन सारे क्वेश्चंस का सिंपली आंसर करोगे, तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी वाले पैराग्राफ में ये सारी चीजों का आंसर कर सकते हो, कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में ये सारी चीजें लिख सकते हो। बहुत सिंपल है। उसी तरह से मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट भी उसी टाइप का होता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तुम देख सकते हो। हेडिंग, बायलाइन, इंट्रोडक्शन में तुम्हें अलग अलग चीजें लिखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ना यहाँ पे कोई बुरा चीज तो हुआ नहीं है, यहाँ पर तुम्हें किसी अच्छी चीज के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है। इस तरह से तुम्हारा राइटिंग सेक्शन खत्म होता है। देखो 4 ही क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो नोटिस राइटिंग को तुम बहुत इजीली 10 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो, बहुत छोटा सा होता है, 4 मार्क्स का होता है।
उसी तरह से इन्विटेशन भी बहुत छोटा होता है, उसे भी तुम इजिली 10 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो। तो यहाँ 10-10 20 मिनट हो गए। अब आता है लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन। देखो इनमें से तुम कोई भी अटेम्प्ट करो 15 से 20 मिनट चला जाएगा। अगर तुम लेटर टू एडिटर अटेम्प्ट कर रहे हो तो इजिली तुम 15 मिनट के अंदर लिख सकते हो। अगर तुम जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो तो 20 मिनट चला जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें लेटर के साथ साथ बायोडाटा भी लिखना होता है, ठीक है। और लास्ट में आता है आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग। इन्हें लिखने में भी 15 मिनट आराम से चला जाएगा। तुम इजिली अपने पूरे राइटिंग सेक्शन को वही 50 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो, अगर तुम डेडिकेटली प्रॉपरली लिखते हो। अगर तुम बीच में बहुत जगह कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत जगह रुक रहे हो, तो दिक्कत हो सकता है और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब हम लोग बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन के आंसर राइटिंग के बारे में, यानी कि 2 मार्कर क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे लिखना है, और ये जो तुम्हारे थीम बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं ना हर साल, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, इन्हें कैसे लिखना है, इन्हें कैसे सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर तुम्हें डराते हैं कि पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, थीम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। डरने की कोई बात नहीं है। तुमने स्टोरी पढ़ा है, तुम्हें पता है स्टोरी में क्या हुआ है, तुम्हें स्टोरी का समरी पता है, तुम्हें स्टोरी का थीम पता है, कोई डरने की बात नहीं है। मैं तुम्हें सब चीज कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 2 मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, उसके आंसर्स को तुम कैसे लिखोगे कि टीचर तुम्हें फुल मार्क्स देगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे लिखना है। सबसे पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। देखो कोई भी क्वेश्चन हो उसे तुम्हें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में तुम क्या लिखोगे, द स्टोरी स्लैश पोएम इज अबाउट, ठीक है। अब तुम पहले क्वेश्चन देखना और ये समझना कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये किस स्टोरी का है या फिर ये किस पोएम का है। सपोज मान लो कोई स्टोरी का है तो लिखना द स्टोरी, इसके बाद उस स्टोरी का नाम। सपोज मान लो वो पोएम का है तो लिखना द पोएम, उसके बाद उस पोएम का नाम। उसके बाद इज अबाउट या फिर स्पीक्स अबाउट में से तुम कोई एक चीज लिख सकते हो, तुम्हारा जो मर्जी। और फिर वो स्टोरी जिस भी बारे में बात करता है वो यहां पर लिख देना। 8 से 10 वर्ड्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ लेना, उस अकॉर्डिंग यहां पे लिखना कि वो स्टोरी किस बारे में बात करता है। थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए, बहुत अलग अलग चीजें मत लिख देना। अब देखो डरने की कोई बात नहीं है, आगे एक एग्जांपल भी कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 2 मार्क के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। पहले अगर तुम ये समझ लोगे ना कि लिखना क्या है, उसके बाद तुम्हें सब इजी लगने लगेगा। इसके बाद देखो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है, 10 वर्ड्स तो यहीं पे खत्म हो गए। इसके बाद आता है तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट। मिडिल वाले पार्ट में तुम्हें क्या लिखना है, मिडिल वाले पार्ट में ना तुम्हें डायरेक्ट आंसर करना है तुम्हारे क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसको डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे ज्यादा बकैती नहीं किया जाता है, ज्यादा फालतू का स्ट्रेच नहीं किया जाता है। बॉडी वाले पार्ट में डायरेक्टली तुम्हें आंसर को लिखना है, बात खत्म। आगे देखते हैं। बॉडी को जैसे ही तुमने लिख लिया, यानी कि क्वेश्चन का जैसे ही तुमने आंसर कर लिया, ऑब्वियसली 2 से 3 लाइन चला जाएगा। उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूड कैसे करोगे किसी भी चीज को, बहुत सिंपल है। उस चैप्टर का तुम्हें मोरल, बेसिक वैल्यू पता होना चाहिए और उस तरह से तुम कंक्लूजन कर सकते हो। अगर तुम्हें चैप्टर का मोरल या फिर बेसिक थीम वगैरह नहीं पता है तो अब तुम कंक्लूजन कैसे लिखोगे, मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। ऊपर जो भी चीजें तुमने लिखा हुआ होगा ना, उसको समराइज करके 1-2 लाइन में लिख देना, वो भी तुम्हारा कंक्लूजन हो जाएगा, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से तुम 2 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिनके दिमाग में घुसा नहीं है, ठीक है। अभी तक जिनके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं घुस रही है, कोई डरने की बात नहीं है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं एक एग्जाम्पल के साथ कि 2 मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर कॉल्ड वर्ल्ड अ रैट ट्रैप। जो पैडलर था वो वर्ल्ड को रैट ट्रैप क्यों बुलाता था। क्वेश्चन मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें आंसर लिखना है। बहुत ऑब्वियस सा बात है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बताया था हमें कैसे स्टार्ट करना है, द स्टोरी, उसके बाद स्टोरी का नाम। द स्टोरी द रैट ट्रैप इज अबाउट ह्यूमन नेचर, ग्रीड एंड रिडेम्पशन। यहाँ पे इज अबाउट की जगह पे स्पीक्स अबाउट भी लिख सकते हो, मैंने तुम्हें पीछे बता रखा है, ठीक है। इस तरह से तुम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करोगे, कोई टीचर तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। इस तरह से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। इसके बाद बॉडी वाला पार्ट, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्वियसली तुम देख सकते हो 8 से 10 वर्ड्स खत्म हो गए, ठीक है। अब बॉडी वाला पार्ट लिखना है। बॉडी वाले पार्ट में तुम क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका डायरेक्टली आंसर कर देना। यहाँ पे कोई बकैती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई डिड पैडलर कॉल्ड वर्ल्ड अ रैट ट्रैप। जो पैडलर था वो वर्ल्ड को रैट ट्रैप क्यों बुलाता था। अब डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, द पैडलर बिलीव दैट द वर्ल्ड लाइक अ रैट ट्रैप lures people with materialistic thing like riches, comfort, joy वगैरह वगैरह. Once trapped, they cannot escape, just like a cat caught in trap after taking the bait. ठीक है, यहाँ पे कैट नहीं है, सॉरी रैट है, मैंने कैट बोल दिया, इग्नोर करना। यहाँ पे जो पैडलर है, जो रैट ट्रैप सेलर है, वो क्या बोल रहा है कि ये जो दुनिया है ना, वो एक रैट ट्रैप है जिसमें हम जो ह्यूमंस है ना, वो फंसते जा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा ना इच्छा हमेशा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। हमें रिचेस, जॉयस, कंफर्ट ये सब इतना ज्यादा पसंद है, और जो लग्जरियस चीजें वो सब इतना ज्यादा पसंद है कि हम लोग इस पे फंसते ही जा रहे हैं। और इन चीजों को पाने के लिए ना हम हर चीज करने के लिए रेडी हैं।
हर गलत काम तक करने के लिए रेडी है। और इसलिए जो पैडलर है ना, वो इस पूरे वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप की तरह मानता है, और वो ये मानता है कि जिस तरह एक जो चूहा होता है ना, वो रैट ट्रैप के अंदर जाकर फंस जाता है, वैसे ही हम जो ह्यूमंस है ना, वो भी वैसे ही हैं। वो भी इस वर्ल्ड के अंदर जाकर फंस चुके हैं, इन चीजों, इन एक्सपेक्टेशंस के अंदर जाकर फंस चुके हैं, रिचेस, जॉयज, कंफर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसने बॉडी में लिखा है। हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर में डायरेक्ट बॉडी में लिखा है। इसके बाद कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो मोरल वैल्यू होगा उसे लिख सकते हैं, या तो ऊपर जो भी चीजें हमने लिखा है ना, उसको इन शॉर्ट कंक्लूड करके भी लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखा गया है, हिज ओन एक्सपीरियंस विद द आयरन मास्टर काइंडनेस हेल्प चेंज हिज आउटलुक इन ऑन लाइफ। यहां पे गिवन है कि जब रैट ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के घर जाता है, उनसे मिलता है, उनकी बेटी से मिलता है, तो उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वगैरह चेंज होता है। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये जो 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग 5 मार्क के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना आसान होता है। इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखा, हो गया, काम खत्म। देखो एक और चीज समझो, मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए इंट्रोडक्शन अलग लिखा है, बॉडी अलग लिखा है, कंक्लूजन अलग लिखा है। तुम लोग अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी ये गलती मत करना। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तीनों साथ में होगा। इंग्लिश के आंसर्स को पॉइंट में नहीं लिखा जाता है, इंग्लिश के आंसर्स को हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसे डिवाइड करा है कि इंट्रोडक्शन अलग है, बॉडी अलग है, कंक्लूजन अलग है। जब तुम लोग एग्जामिनेशन में लिखोगे तब तुम लोग क्या करोगे, बता देता हूँ। देखो गलती नहीं करना है किसी भी तरह से, यहाँ इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन सब, और ये लाइन ऊपर आ जाएगा, ये लाइन ऊपर आ जाएगा, ये सब चिपक जाएगा। ठीक है, साथ में हो जाएगा ये सब। आई होप तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं कि 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो, क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन है तो थोड़ा बकैती ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे 2 मार्कर के क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करा था हमने। द स्टोरी स्लैश पोएम, उसके बाद उस स्टोरी या फिर पोएम का नाम, रिटन बाय ऑथर। यहाँ पे तुम्हें ऑथर का नाम भी ऐड करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा चीजें ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑथर के नेम को याद रखा करो। इसके बाद ऑथर का नेम ऐड करने के बाद थीम, मोरल वैल्यू और सेंट्रल आइडिया में से तुम्हें जो भी चीज पता हो ना, वो यहाँ पर लिख देना। बस एक बात का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उससे रिलेटेड ही थीम, सेंट्रल आइडिया या फिर मोरल को लिखना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अपोजिट चीजें लिखना मत स्टार्ट कर देना। कुछ भी लिख रहे हो, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और तुम लिख कुछ और रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। इसके बाद तुम्हें बॉडी लिखना है। तुम बॉडी में क्या लिखते हो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होता है उसका तुम डायरेक्ट आंसर करते हो। यहां पे भी तुम्हें वही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक ही चीज तो नहीं पूछ रहा होगा, मल्टीपल चीजें पूछ रहा होगा, या ज्यादा डेप्थ में पूछ रहा होगा, तो वो सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन कर देना। भैया हमें कैसे मेंशन करना है, अपने वर्ड्स में मेंशन करना, नहीं तुम्हें अपने वर्ड्स में मेंशन नहीं करना है, चैप्टर के जो की लाइंस होते हैं ना, उसे यहाँ पे मेंशन करना है। अब अगर तुमने बुक्स को नहीं पढ़ा है तो तुम्हें चैप्टर्स के की लाइन नहीं पता होंगे, तुम अपने वर्ड्स में ही मेंशन करने की कोशिश करोगे। इसका एक सॉल्यूशन है, तुम लोग एजुकेशनल भैया ऐप्स है ना, नोट्स को डाउनलोड कर लो। आई नो पेड है, छोड़ो मैं फ्री कर देता हूँ। ठीक है, 2-3 दिन के लिए सबके लिए फ्री कर दे रहा हूँ। तुम लोग एजुकेशनल भैया ऐप से जाके नोट्स को डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहां पे ना हर चैप्टर के की लाइंस वगैरह गिवन है। बस की लाइंस छोड़ो, कैरेक्टर्स के थीम, समरी सब कुछ गिवन है, कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, कोशिश करना उन नोट्स को याद कर लेना। याद भी नहीं करना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर नोट्स को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। 999 प्राइस था, तुम्हें पता है ना, पूरे साल 999 प्राइस था। तुम जिस भी बच्चे से पूछोगे पता होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि 999 रुपीज प्राइस था। बट बस 2 से 3 ही दिन बाकी है, इसलिए मैं इसका प्राइस 199 कर दिया हूं। ठीक है, जिन्हें भी परचेस करना है कर सकते हो, अगर परचेस नहीं भी करना है कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम नोट्स को भी डाउनलोड कर लो। मैं सबके लिए फ्री कर दे रहा हूं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये जो की लाइंस है ना, ये तुम तभी लिख पाओगे जब तुम्हें चैप्टर के की लाइंस पता होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वरना तुम अपने वर्ड्स में ही आंसर को लिखोगे, जिससे टीचर थोड़ा बहुत नंबर काट सकता है। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो या 6-7 घंटे पहले देख रहे हो, तब तो यार ये डाउनलोड करके भी फायदा नहीं है। तब ज्यादा टेंशन मत लो, बस अच्छे से सही से लिख के आने की कोशिश करना, टीचर ज्यादा मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, टीचर वैसे भी चाहता है कि तुम्हें ज्यादा नंबर दे, टीचर कभी भी मार्क्स काटना नहीं चाहता है। तो बॉडी में ना क्वेश्चन के आंसर को लिखने के बाद, की लाइंस वगैरह लिखने के बाद तुम्हें कंक्लूजन में आना है। कंक्लूजन में तुम क्या करोगे, जो भी चीजें तुमने ऊपर लिखा हुआ होगा इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, उसको कंक्लूड करके शॉर्ट में यहाँ पर लिख देना। बात खत्म, बहुत सिंपल सा होता है। मैंने कुछ ज्यादा ही गंदा कर दिया, मैं साइड हट जा रहा हूं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल को। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा एक क्वेश्चन है, Why did the Tiger King decided to kill 100 tigers? जो टाइगर किंग थे उन्होंने 100 टाइगर्स को मारने का डिसीजन क्यों लिया? बहुत सिंपल है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें बताया था। द स्टोरी द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। देखो पूरा नाम तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो ऑब्वियसली अजीब अजीब नाम होते हैं पोएट्स और ऑथर्स के, तो यहाँ पे तुम बस उनका फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो। द स्टोरी द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे लिख सकते हो तुम स्पीक्स अबाउट। ठीक है, स्पीक्स अबाउट
ह्यूमन एरोगेंस एंड अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है, ये स्टोरी किस बारे में बात करता है? ह्यूमन एरोगेंस एंड अब्यूज ऑफ पावर। इट रिवॉल्व्स अराउंड अ किंग हु इन ऑब्सेशन टू डिफाई फेट embarks on a mission to kill 100 tigers। यानी कि ये कहानी किसके बारे में है? एक ऐसे राजा के बारे में है जो अपना फेथ को चेंज करना चाहते थे और इसलिए अपने फेथ को चैलेंज करते हैं और 100 टाइगर्स को मारने के मिशन में निकल जाते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन। यहाँ पर क्या किया गया? तुम्हारे स्टोरी का नाम लिखा गया, उनके ऑथर का नाम लिखा गया, उसके बाद वो किस बारे में बात करता है ये स्टोरी वो लिखा गया। इसके बाद तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, बॉडी वाले पार्ट में तुम्हें क्या मेंशन करना है? जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसके डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स? तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका आंसर कर दिया गया होगा। एट बर्थ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ ना, तब एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट करा कि उनका डेथ किसके हाथों होगा? एक टाइगर के हाथों होगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं? डिटरमाइन टू चैलेंज फेट। जो टाइगर किंग होते हैं वो फेथ को चैलेंज करना चाहते हैं। He ordered the killing of 100 tigers। उन्होंने डिसाइड करा कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे। He cleverly manipulated his kingdom, exempting taxes for those who helped and punished those who didn't। देखो, ये सारी कहानी तुम्हें पता ही होगी कि जो टाइगर किंग होते हैं वो लोगों को ये बोलते थे कि उनके किंगडम में उनके अलावा जो भी टाइगर्स को मारेगा उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, उसका जो भी जमीन वगैरह है वो सब हड़प लिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्हें आकर टाइगर के बारे में बताएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह से जो टाइगर किंग होते हैं वो 100 टाइगर को मारने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से जैसे जैसे करके वो 100वां टाइगर तक मारने तक पहुंच भी जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने 100 टाइगर मार दिया है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने बस 99 टाइगर्स को ही मारा था। तुम डिटेल में और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। वो मैरिज वाला बात भी लिख सकते हो। उन्होंने एक किंगडम में एक राजकुमारी से बस इसलिए शादी करा ताकि वो और टाइगर्स को मार सके। ठीक है, ये सारी बातें तुम बॉडी में लिख देना। इसके बाद तुम्हारा कंक्लूजन आता है द किंग्स एरोगेंस लीड टू हिज आयरॉनिक एंड। जो किंग का एरोगेंस था ना कि वो 100 टाइगर्स को मार देंगे, वो फेथ को चेंज कर देंगे, उसके कारण क्या होता है? उनका डेथ हो जाता है लास्ट में। एक रियल टाइगर से तो नहीं होता है बट एक वुडन टाइगर से हो जाता है। ठीक है, इस तरह से तुम कंक्लूड कर सकते हो ऊपर जो भी चीजें तुमने लिखा है, या फिर जैसे भी तुम अपने आंसर्स को कंक्लूड करना चाहते हो तुम वैसे कंक्लूड कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 5 मार्क का क्वेश्चन को तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके आंसर्स को तुम्हें कैसे लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आता है तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। पहले ना ये समझो कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आता है पैरेलल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, पैरेलल टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है? दो चैप्टर को कंपेयर किया जाता है। सबसे पहला क्या आता है? पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस। पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें क्या किया जाता है? दो चैप्टर के, ठीक है, दो चैप्टर के या तो कैरेक्टर को कंपेयर कर देगा। ठीक है, दो चैप्टर के कैरेक्टर्स को उठाएगा, अलग अलग चैप्टर के कैरेक्टर्स को उठाएगा, उसके बाद कंपेयर कर देगा। या तो दो चैप्टर के थीम को कंपेयर कर देगा। ठीक है, दो चैप्टर के थीम को कंपेयर कर देगा, या तो दो चैप्टर के मोरल वैल्यूज को कंपेयर कर देगा। ठीक है, मोरल वैल्यूज को कंपेयर कर देगा। ठीक है, तो ये किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? ये होता है तुम्हारा पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसी पेज में है, मैं तुम्हें आगे बताता हूं। इसके अलावा कौन कौन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? इसके अलावा आता है तुम्हारा सेकंड टाइप, क्रिएटिव राइटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डायरी एंट्री आ जाएगा। ठीक है, डायरी एंट्री कोई भी चैप्टर का तुम्हें एक कैरेक्टर बना देगा। ठीक है, तुम्हें बोल देगा कि तुम रैट रैप सेलर हो और बोल देगा कि तुम अपने प्रोस्पेक्टिव से एक डायरी लिखो। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। 10th में तो यूजुअली आते हैं, 12th में यूजुअली नहीं आते हैं, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, कोई गारंटी नहीं, हो सकता है इस साल आ जाए। फिर तीसरा टाइप होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन। हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा बुरा है, नो। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहला होता है पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें दो चैप्टर के कैरेक्टर्स, थीम या फिर मोरल वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। दूसरा टाइप आता है क्रिएटिव राइटिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें मेनली डायरी एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर तीसरा आता है तुम्हारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन, यानी कि बोल देगा कि मान लो तुम डॉक्टर सदाव के जगह पे होते, एनिमी वाला चैप्टर याद है ना, तो पूछ लेगा कि तुम अगर डॉक्टर सदाव के जगह पे होते तो तुम क्या करते? तुम अपने कंट्री को आगे रखते या फिर ह्यूमैनिटी को आगे रखते। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है जो कि तुम्हारे रियल लाइफ वाले क्वेश्चंस के अंदर आता है। ये 3 टाइप ही होता है मेनली। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि थीम बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जो कैरेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस होता है, या जो मोरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होता है। मतलब कि जो पैरेलल क्वेश्चंस होते हैं ना, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो सबसे पहले देखते हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? आई होप सो तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहला चीज तुम्हें करना है कॉमन ट्रेड्स फाइंड करना है। ठीक है, जब भी दो चैप्टर के कैरेक्टर्स, थीम, किसी भी चीज को कंपेयर करेगा तो तुम्हें दोनों चैप्टर के कॉमन ट्रेड्स को फाइंड करना है। ठीक है,
कंपेयर बिहेवियर, स्ट्रगल, ग्रोथ ऑफ द बोथ कैरेक्टर्स। ठीक है, तुम्हें कंपेयर करना है कि दोनों चैप्टर में जो कैरेक्टर्स है उनका ग्रोथ में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, उनके बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज है, अगर कुछ डिससिमिलैरिटीज है तो उन्हें भी मेंशन कर देना। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, दो चैप्टर के कैरेक्टर्स को तभी कंपेयर करेगा ना जब दोनों के बीच में या तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हो या तो बहुत ज्यादा अपोजिट हो, बहुत ज्यादा रिपेलिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें वही फाइंड करना है, कॉमन ट्रेट्स फाइंड करना है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में या फिर दोनों चैप्टर के थीम्स के बीच में। उसके बाद जो तुमने ऊपर में कॉमन ट्रेट्स फाइंड किया है ना, उसी चीज के लिए यानी कि अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस भी तुम्हें देना होगा। एविडेंस कैसे दोगे? स्टोरी में जो जो चीज हुआ है उस बेसिस पर ही दोगे। यानी कि बहुत सिंपल है, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए तुम्हें स्टोरी तो पता ही होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद तीसरा पॉइंट वही आता है, तुम्हें कंक्लूड करना है, कंक्लूजन लिखना है। बहुत सिंपल होता है, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल होता है। तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिया जाए, पहले तुम्हें उन दोनों कैरेक्टर्स या फिर उन दोनों चैप्टर के थीम को कंपेयर करना है, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, दोनों के बीच में सिमिलरिटी फाइंड करना है। उसके बाद बस हो गया, उससे रिलेटेड तुम्हें एविडेंस देना है, उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन देना है। इस तरह से तुम इजीली पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेकर भी देखते हैं। ठीक है, कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ डोगलस इन डीप वाटर एंड डेरी ऑन द इन द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, हाउ डू दे ओवरकम देयर फियर। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? डोगलस। तुम्हें याद होगा डीप वाटर में है, वो ऑलमोस्ट डूबने वाले थे, उनको बहुत ज्यादा डर हो गया था, पानी से डर लगने लगा था। फिर दूसरा कैरेक्टर कौन है? डेरी, जिसको सोशल एंजाइटी था। ठीक है, उसे बाहर लोगों के बीच में चलने में अजीब लगता था, उसको अकेला रहना पसंद था, वो बस उन्हीं जगहों पे जाता था जहां पर और भी लोग ना हो। ठीक है, सिमिलैरिटी, बोथ स्ट्रगल विद फियर, दोनों ही कैरेक्टर्स को किसी ना किसी तरह का डर तो था ही। डोगलस फियर ड्रॉइंग, डूब के मरने से डर लगता था, ड्राइंग से डर लगता था, वाइल डेरी फियर सोशल रिजेक्शन। वहीं पे जो डेरी था उसे ये लगता था कि सोशली जो लोग हैं ना वो उसे रिजेक्ट कर देंगे, वो बोलेंगे कि तुम्हें अपने टाइप के लोगों के साथ ही रहना चाहिए। यानी कि अगर तुम्हारा आधा फेस जला हुआ है तो तुम्हें आधा फेस जला वाले लोग के साथ ही रहना चाहिए, और इसलिए जो डेरी था वो बहुत ज्यादा डरता था। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? बस सिमिलैरिटी हमें फाइंड नहीं करना है, हमें डिफरेंस भी फाइंड करना है। मैं तुम्हें बताया था ना कि डिफरेंस भी फाइंड करना है। डोगलस ओवरकम फियर थ्रू ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन। जो डोगलस होते हैं वो ट्रेनिंग करते हुए, यानी कि वो बहुत अच्छे से तैरना सीखते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो बहुत वक्त टाइम लगता है उनको, उसके बाद जाकर वो ये जो उनका फियर था ना डूबने का वो उससे दूर होते हैं। इसके अलावा जो डेरी था, डेरी गेन कॉन्फिडेंस थ्रू मिस्टर लैम विजडम। वहीं पर जो डेरी है ना वो मिस्टर लैम की वजह से अपने फियर से ओवरकम कर पाता है। जो मिस्टर लैम होते हैं वो डेरी को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली देते हैं। इसके बाद क्या तुम्हें कंक्लूजन देना है? कंक्लूजन में यहाँ पे क्या लिखा गया है? बोथ डिस्प्ले रेजिलेंस बट डोगलस कॉन्कर द फिजिकली कॉन्कर फियर फिजिकली बाय डेरी अचीव सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो डोगलस होता है उसका जो फियर था ना पानी से, वो फिजिकल प्रॉब्लम था, वो उसे सॉल्व कर सकता था और इसलिए वो उसे सॉल्व करता भी है। लेकिन वहीं पर जो डेरी था ना उसका प्रॉब्लम फिजिकल नहीं था, ऑब्वियस सी बात, उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि उसका आधा फेस जला हुआ था और वो अपने फेस को ठीक नहीं कर सकता था। उसको बस मोटिवेशन चाहिए था, उसको बस कोई चाहिए था जो उसे समझाए कि तुम्हें ब्रेव होना पड़ेगा, तुम्हें सेल्फ एक्सेप्ट, तुम्हारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि तुम्हें खुद को पहले एक्सेप्ट करना होगा। लोग तो तुम्हें बाद में एक्सेप्ट करेंगे ना, पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे तुम कैसे भी दिखते हो, अच्छे दिखते हो, बुरे दिखते हो, तुम्हारा आधा फेस जला हुआ है, तुम्हारा एक टांग निकली, आई मीन एक पैर टूटा हुआ है, तो ये सारी चीजों को लेकर पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। ये बेसिकली कंक्लूड किया गया है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस को, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस को हमेशा फर्स्ट पर्सन फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, कभी भी ही सी इट देयर वगैरह का यूज नहीं करना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है। इसके अलावा एक्सप्रेस इमोशन एंड थॉट्स एज पर द गिवन सिनेरियो। जिस तरह से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए ना उसी तरह से डायरी एंट्री करना। पता चले तुम्हें क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है और तुम लिख कुछ और ही रहे हो, तो वैसा गलती मत करना। यूज पास्ट टेंस, जब भी तुम डायरी एंट्री लिखो तो हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम अभी डायरी में कुछ लिख रहे हो तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा, उसी चीज को तुम डायरी में लिख रहे हो, तो जो चीज हो चुका है वो तो पास्ट फॉर्म में ही रहेगा ना। तो हमेशा डायरी एंट्री को पास्ट फॉर्म में ही, पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। हाँ, तुम डायरी एंट्री के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कहां पे करना है? वहीं पे करना है जहां पर तुम कोई होप या फिर रिफ्लेक्शन दर्शा रहे हो। मान लो तुम डायरी एंट्री के अंदर कुछ ऐसी चीज को लिख रहे हो जो कि फ्यूचर में होने वाला है या फिर जिसकी तुम उम्मीद रखते हो, तो उस केस में, उस लाइन में तुम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉलो अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। डायरी एंट्री के फॉर्मेट को हमेशा प्रॉपर्ली फॉलो करना। सबसे पहले तुम्हें डेट लिखना होता है, उसके बाद तुम्हें सैल्यूटेशन देना होता है, डियर डायरी, डरो मत, आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। इसके बाद तुम्हें बॉडी लिखना है, उसके बाद तुम्हें क्लोजिंग लाइन लिखना है। देखो ये सब मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट डायरी एंट्री का एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, यू आर द टाइगर किंग फ्रॉम द टाइगर किंग चैप्टर, राइट अ डायरी एंट्री बिफोर योर डेथ रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लाइफ। ठीक है, तुम कौन हो?
तुम द टाइगर किंग हो, ठीक है, तो तुम्हें डायरी लिखना है। तुम डायरी कैसे लिखोगे? सबसे पहले तुम्हें डेट लिखना है, यहाँ पे जो भी डेट तुम्हें मन वो तुम डाल सकते हो। हमेशा डेट को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है तुम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि तुम्हें ऐसे लिखना है, समझे? अरे यार, प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद डेट लिखने के बाद तुम्हें लिखना है डियर डायरी, एक कॉमा देना है और फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें डायरी लिखना स्टार्ट करना है। तुम कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया, जैसे आई किल्ड 100 टाइगर्स टू एस्केप माय फेथ वगैरह वगैरह। तुम्हें समझ में आ गया ना कि डायरी एंट्री कैसे लिखना है? ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते। आई होप सो तुम्हारा क्लियर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लास्ट टाइप को। ये टाइप क्या है? रियल लाइफ सिचुएशन। जब तुम्हें बोल दिया जाएगा मान लो अगर तुम ये कैरेक्टर होते तब तुम क्या करते, तो वो क्या हो गया? वो तुम्हारा रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। तो इन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान है, ध्यान से देखना। रिलेट द चैप्टर मोरल्स रिलेशन टू रियल वर्ल्ड इशू। जो भी चैप्टर का मोरल या फिर जो भी चैप्टर का थीम होगा ना, उसको रियल वर्ल्ड से रिलेट करके अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट करना। जैसे वही रैट ट्रैप वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वहां पे रैट ट्रैप सेलर का जो प्रॉब्लम था ना, वो रियल वर्ल्ड से भी काफी ज्यादा रिलेट करता है। रियल वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ भी जो लोग हैं ना, वो लोग लग्जरी लाइफ जीने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, और भले उनके पास पैसे कम हो लेकिन वो शो ऑफ करना नहीं छोड़ते हैं। और यही रीजन है कि रियल वर्ल्ड में भी जो लोग हैं ना, वो एक रैट ट्रैप के अंदर फंसते जा रहे हैं। और चलो, रैट ट्रैप को निकालने वाला तो चैप्टर में कोई था, लेकिन रियल वर्ल्ड में उन्हें निकालने वाला कोई भी नहीं। तो ये सारी बातें ना तुम खुद से सोचकर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, चैप्टर का जो भी मोरल होगा, जो भी थीम होगा, उसको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड इशू से रिलेट करके अपने आंसर को लिखना स्टार्ट कर देना। पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर लिखोगे ना, कुछ भी तो लिखना चालू नहीं कर दोगे। इसके बाद क्या है? यूज लॉजिकल रीजनिंग टू जस्टिफाई योर आंसर। जो भी चीजें तुम आंसर में लिखोगे ना, उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करना, प्रॉपरली रीजन करना। और जो भी चीज तुम लिख रहे हो ना, वो लॉजिकली और मोरली करेक्ट होना चाहिए। अब मान लो तुम लड़के हो, तो ऐसा तो नहीं लिखोगे ना कि दहेज लेना बिल्कुल सही बात है, ससुर जी के पैसों से हमारा लाइफ सेटल हो जाता है, हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। ये सारी गलत चीजें हैं। तो कभी भी आंसर में तुम मोरली गलत चीजें नहीं लिख सकते हो। जब भी तुम आंसर करते हो, तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए ना, वो मोरली और लॉजिकली सही होना चाहिए। बस यही कहना चाहता था। कीप इट स्ट्रक्चर्ड। देखो, स्ट्रक्चर्ड में लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन देना है, फिर कंक्लूजन देना है। वही वाला फॉर्मेट जो मैंने तुम्हें 5 मार्क क्वेश्चन का फॉर्मेट बताया था। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इमेजिन यू सी अ इंजर्ड स्ट्रेंजर हु नीड्स हेल्प, बट हेल्पिंग देम might put you in trouble. How does Dr. Sadao's situation the enemy relate to this? ठीक है, मान लो तुम डॉक्टर सदाओ हो और तुम्हें ऐसे ही एक इंजर्ड आदमी दिखता है, तो तुम क्या उसकी हेल्प करोगे? और इस चीज को डॉक्टर सदाओ वाले चैप्टर से, यानी कि द एनिमी वाले चैप्टर से रिलेट करके लिखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तुम लोग देख सकते हो। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर्ली देख लो कि रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखकर आना है। अब आई होप सो तुम्हें इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, यहाँ पर कोई भी एसी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, एंड इसलिए तुम लोग मेरे स्वेटिंग वगैरह को इग्नोर करना। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि तुम लोग अपने आंसर्स को प्रॉपर्ली लिखकर आ सको, तुम लोग अपने एग्जाम्स में कोई भी गलती ना करो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मेरे सेकंड चैनल में फॉलो करना मत भूलना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अब 12th के बाद हम लोग क्या ही मिलने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब तुम्हें इंग्लिश थोड़ी पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलो, तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।